हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टू लीगल असिस्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त एडवोकेट रमनदीप सिंह। आज से जो है ये मैं सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें जो है मैं बैंक फ्रीज से रिलेटेड केसेस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ और आप लोगों को सिखाने वाला हूँ घर बैठे बैठे आप लोग जो है किस तरीके से अपना अकाउंट डिफ्रीज़ करा सकते हैं। अगर उस पर लीन मार्क हो रखा है तो लीन रिमूव करा सकते हैं और 99% केसेस में जो है ये काम आपका घर बैठे बैठे हो जाएगा। आपको कहीं नहीं जाना, कोई पैसा नहीं लगाना। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होंगी जहाँ पर हो सकता है आपको इंस्टेंटली रिलीफ चाहिए, तब हो सकता है थोड़ा बहुत आपको पैसा लगाना पड़े, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है आप लोग घर बैठे बैठे अपना अकाउंट डिफ्रीज़ करा पाएंगे। और इसी सीरीज़ के अंदर जो है मैं एडवोकेट भाइयों की भी मदद करने वाला हूँ जो लोग इस तरीके के केसेस को हैंडल कर रहे हैं। तो उनको जो है रेलेवेंट जजमेंट्स जो है मैं प्रोवाइड करूँगा, पाथ प्रोवाइड करूँगा किस तरीके से जो है आप लोग इस वे को यूज़ करके जो है विद इन 1 मंथ जो है अपना अकाउंट डिफ्रीज़ करा सकते हैं। फिर चाहे हाई कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो या जेएमएफसी कोर्ट हो, जहाँ पर भी आपका केस फाइल हो रखा है, विद इन 1 मंथ जो है आपका अकाउंट बहुत इजीली डिफ्रीज़ हो जाएगा। तो आज की वीडियो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो जो है कोलैब की जा रही है क्रिप्टो गाइड विद सुहेल के चैनल के साथ। तो इनके चैनल पे भी आपको सेम वीडियो देखने को मिलेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो चुका है। डू यू नो हाउ टू अनफ्रीज इट? नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। ये ही जो है हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं और 99% केसेस जो है आपके जो है घर बैठे बैठे सॉल्व होने वाले हैं बिना पैसा लगाए। हाँ, 10-20 रुपये लग जाए तो अलग बात है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लगने वाला। तो अनफ्रीज़ का मेथड जानने से पहले इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें याद रखनी है, अगर आपका अकाउंट फ्रीज़ नहीं हुआ है तब भी आपको इस बात का ध्यान रखना है, और अगर फ्रीज़ हो गया है तब तो ध्यान ही रखना है फ्यूचर के लिए कि नो थर्ड पार्टी पेमेंट। थर्ड पार्टी मतलब जिस बंदे को आप जानते नहीं हो उससे आपको पेमेंट नहीं लेनी है। बिकॉज इस बात को आप प्रूव ही नहीं कर पाओगे। जैसे कि आप कहीं बाज़ार गए हो, किसी ने कहा यार मैं आपको 2,000 रुपये दे रहा हूँ, आप मुझे कैश दे दीजिए, नहीं करना। बिकॉज इस बात को आप कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाओगे। मार्केट गया था, वहाँ से मैंने 2,000 रुपये लिए। तो इस तरीके की पेमेंट्स को जो है ना करना है। फिर चाहे आपका दोस्त का, भाई का, कोई भी हो, या कोई रिलेटिव बोल रहा हो, या कोई भी थर्ड पर्सन बोल रहा हो जिसको आप नहीं जानते। रिलेटिव को तो आप जानते हो, लेकिन वो कह रहा है कि किसी मेरे दोस्त की पेमेंट अपने अकाउंट में ले लो और कैश दे दो, ऐसा कर लो, तो ये नहीं करना। तो थर्ड पार्टी को नो कहना है, अभी भी और फ्यूचर में भी। और अगर आपका अकाउंट अब तक फ्रीज़ नहीं हुआ तब भी नो ही कहना है कि थर्ड पार्टी तो कभी नहीं लेना। बिकॉज इसको प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इस चीज़ को ध्यान रखोगे तो फ्यूचर में किसी प्रॉब्लम से बच सकते हो। सेकंड पॉइंट है कीप ऑल रिकॉर्ड्स। जो भी आपने ट्रेड किया है जिस वजह से आपका अकाउंट फ्रीज़ हुआ है, उससे रिलेटेड जो भी आपके पास चैट्स हैं, इनवॉइसेस हैं, ट्रेड प्रूफ हैं, या सेंडर केवाईसी है, तो वो आपको रखना है। स्मॉल बिजनेसमैन के पास ये सब नहीं होगा। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस आया था, 105 रुपये के लिए छोले भटूरे की 3 प्लेट बंदे ने बेची थी, तो उसके चक्कर में उसका अकाउंट फ्रीज़ कर दिया गया था। तो वो छोटा वेंडर है, वो सामने वाले से नहीं कह सकता यार छोले भटूरे खिलाएं, इस बात के लिए अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दो। तो उनकी बात अलग है। जो छोटे वेंडर्स हैं उनका जो है बैंक हिस्ट्री देख के पता चलती है। जहाँ स्टॉल लगाते हैं वो भी प्रूफ जो है एक्सेप्टेबल होता है, और छोटा अमाउंट होता है तो इतना जो है बवाल नहीं होता है। लेकिन जो बड़े वेंडर्स हैं, बड़े वेंडर्स मतलब 50,000 से ऊपर अगर आप ट्रेड करते हो, कोई भी बिजनेस करते हो, तो 50,000 से ऊपर आपको जो है केवाईसी रखना ही है। केवाईसी में क्या, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, जो जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट आप रख सकते हो उस बंदे का, वो लेके रख लो। ये दोनों पॉइंट्स आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। इनको बहुत ध्यान से अपने दिमाग में डाल लेना। चलते हैं प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप क्या रहने वाला। सबसे पहले जो है हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए कंप्लेंट की कॉपी। बहुत सारे लोगों को तो ये ही नहीं पता होता 2-2 साल तक, 3-3 साल तक, कि उनके अकाउंट पे लीन मार्क हो रखा है। बिकॉज बैंक कोई नोटिफिकेशन नहीं भेजता, पुलिस वाले कोई नोटिफिकेशन नहीं भेजते। कुछ बैंक्स भेज देते हैं लेकिन सारे बैंक्स नहीं भेजते। जैसे आईसीआईसीआई नहीं भेजता, मैंने अब तक नहीं देखा। एचडीएफसी होप सो शायद भेजता है। तो लेकिन कुछ बैंक्स हैं जो भेजते ही नहीं हैं और आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। एसबीआई भी कभी नहीं भेजता। वो जब आप अपना ऐप खोलोगे उसमें देखोगे यार लीन मार्क लगा हुआ है, वहाँ लिखा होता है ऐप के अंदर। तो ये किस तरीके से चेक करेंगे, आप अपना ऐप खोलिए, वहाँ पर जाके चेक कीजिए कि आपके अकाउंट पे कोई लीन तो नहीं मार्क हो रखा।
अगर वहाँ नहीं दिख रहा है तो जो है साइबर सेल विजिट कर लीजिए, अपना बैंक अकाउंट नंबर दीजिए, वहाँ से पता चल जाएगा। वहाँ भी नहीं जाना, साइबर सेल को मेल कर दीजिए, नोडल ऑफिसर्स का मेल आईडी निकालिए, सबको मेल कर दीजिए कि इस अकाउंट पे कोई लीन तो नहीं मार को रखा, बताओ। तो वो आपको बता देंगे। किस तरीके से बताते हैं, मैं आपको एक कॉपी दिखाता हूँ। जैसे ये एक अकाउंट था, इस पे 12 कंप्लेंट्स थी, इस पे 12 कंप्लेंट्स लगी हुई हैं, ये देखो। अलग अलग स्टेट से जो है इस अकाउंट पे कंप्लेंट्स लगी हुई हैं। तो हम लोग रेगुलर बेसिस पे यही काम करते हैं कि मेल भेज के जो है ये कॉपी मंगवा लेते हैं। तो ये काम आप कर सकते हो अगर आपका पोर्टल पे या ऐप पे नहीं दिख रहा है तो। बिकॉज़ बहुत बार एक काम और होता है कि कंप्लेंट्स जैसे इस बंदे की 12 हैं, जब ये एक्सिस बैंक से मांगता है तो एक्सिस बैंक कहता है खाली एक स्टेट से फ्रीज़ है। जैसे ही आप उस स्टेट से अपना फ्रीज़ हटवाओगे तो फिर कहेगा नहीं आपका दूसरे स्टेट से भी फ्रीज़ है, दूसरे से हटवाओगे तो कहेगा तीसरे से है। तो बेटर है नियरेस्ट साइबर सेल विजिट करो और वहाँ से कॉपी निकलवा लो। 12 के 12 स्टेट का आपको एक ही झटके के अंदर पता चल जाएगा। तो कॉपी निकलवा ली आपने, नहीं निकलवाई तो सबसे पहले कहाँ से निकलेगी कॉपी? गेट द कंप्लेंट कॉपी, विजिट योर होम ब्रांच। बैंक ब्रांच को जो है आपको विजिट करना है, उनको फॉर्मली रिक्वेस्ट करना है क्या कि मुझे आईओ की डिटेल प्रोवाइड करो, फ्रीज़ ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट नंबर प्रोवाइड करो, उसके बाद स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन बताओ कितने रुपए की ट्रांजैक्शन है, 5,000, 10,000, 15,000। बिकॉज हो सकता है सेम डे पे आपने 10,000 की 5 ट्रांजैक्शन की हो। तो ट्रांजैक्शन डेटा आपको प्रॉपर लेना है, अमाउंट तो चाहिए, डेट चाहिए, डिस्प्यूटेड अमाउंट चाहिए और ट्रांजैक्शन आईडी चाहिए। बिकॉज आईडी अगर नहीं पता होगी तो अगर आपने फॉर एग्जांपल 21 तारीख को 10 ट्रेड मारी हैं 10-10 हज़ार रुपये की, किसी के साथ बिजनेस किया है अलग अलग लोगों के साथ, तो आप पता ही नहीं कर पाओगे। इसलिए ट्रांजैक्शन आईडी का पता होना ज़रूरी है और कौन से लेयर पे आप फंसे हुए हो। अगर सेकंड थर्ड लेयर पे हो तो प्राइमा फेसी तो आप ही को जो है कोर्ट भी देखता है कि यार यही बंदा है, ये क्रिमिनल ही है। आज तक मैं जितने केसेस में विजिट किया हूँ, इनिशियली प्राइमा फेसी यही माना जाता है कि मैं जो है क्रिमिनल हूँ, इसी वजह से मेरे अकाउंट पे लीन मार्क हुआ है। लेकिन जैसे 1 या 2 डेट्स लगती हैं उसके बाद आईओ भागता हुआ दिखता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही हुआ है आज तक मेरे साथ। तो ये सब भी जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कुछ पॉइंट्स मैं इसी वीडियो के अंदर डिस्कस कर लूँगा, बाकी इन डिटेल जो है फ्यूचर में जो वीडियोस आएंगी कोर्ट से रिलेटेड उसमें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। बैंक से कॉपी निकलवा ली, क्या क्या चाहिए ये मैंने आपको बता दिया। हो सके तो कंप्लेंट कॉपी भी लेने की कोशिश करना, कुछ बैंक्स दे देते हैं, अगर आपकी मैनेजर से बातचीत अच्छी है तो दे देगा, अगर नहीं है तो वो नहीं देगा। और बहुत सारे बैंक तो ये छोड़ो, आपको ये तक नहीं बताएंगे ट्रांजैक्शन, ये सारी डिटेल तो बहुत दूर की बात है, वो खाली आपको 1930 का नंबर देंगे। तो उसके लिए भी सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूँ, डोंट वरी अगर आपको बैंक डिटेल नहीं दे रहा है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, अगर यहाँ से बैंक से नहीं मिल रही फटाफट भागो कहाँ, विजिट नियरेस्ट साइबर सेल इन योर एरिया। अगर आप दिल्ली में रहते हो, ईस्ट दिल्ली में रहते हो, तो ईस्ट दिल्ली में 2 साइबर सेल है, शादरा में है और आ, एक और है, मतलब 2 साइबर सेल हैं। तो वहाँ जाके आप अपना अकाउंट नंबर दो तो वो आपको बता देंगे कहाँ से फ्रीज लगा है। उसके बाद यहाँ से आपको फ्रीज का पता चल गया। इसके बाद आपको क्या करना है, सेंड एन ईमेल टू नोडल ऑफिसर ऑफ द साइबर सेल टू गेट बेसिक डिटेल्स। सेम मेल जो है आप, एक वे ये बता दिया, दूसरा ये बता दिया, तीसरा क्या है, ईमेल सेंड करो नोडल को, जो कि मैंने आपको बताया था। जो ये मैंने कॉपी आपको दिखाई थी ये नोडल से ही मैंने मंगाई थी। तो आप अपने स्टेट के नोडल को भेज दीजिए या किसी दूसरे स्टेट के नोडल को भेज दीजिए, या जो 22-24 नोडल ऑफिसर हैं जो साइबर सेल की वेबसाइट पे दिख रहे हैं सबको मेल कर दीजिए कि ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, इस पर कितनी कंप्लेंट्स है बताइए। तो वहाँ से भी जो है आपको ये डिटेल मिल जाएगी। ये पूरी डिटेल नहीं मिलेगी लेकिन मोटी मोटी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, कहाँ से फ्रीज़ लगा है, कौन सा पुलिस स्टेशन है, आईओ का नंबर क्या है। तो ये 3 वे हैं जहाँ से आपको जो है आपकी कंप्लेंट की कॉपी और वगैरह वगैरह मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलता तो सबसे पहले बैंक पे आ जाते हैं, बैंक के साथ क्या करना है हमें। अगर बैंक आपको कॉपी देने से मना करता है, सबसे पहले उसको एक फॉर्मल जो है टिकट रेज कीजिए। वो कैसे होती है, हर बैंक का जो है एक मेल आईडी होता है। जैसे कि आपको मैं दिखाना चाहूँ तो देखते हैं, आरबीएल कंप्लेंट करके लिखोगे ना, यहाँ आपको पूरा का पूरा दिखाऊंगा। ओके, आरबीआई, सॉरी मैंने आरबीएल लिख दिया, आरबीआई है, आरबीआई कंप्लेंट करके लिखो, यहाँ पर आओ, ये पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी आपको।
कहाँ पर कौन से लेवल पे जाके कंप्लेंट करनी है। फॉर एग्जांपल के लिए आईसीआईसीआई पे चले जाते हैं, आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पर क्लिक करो। क्लिक होने के बाद लेवल 1 जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पर सिंपली आपको सेंड ईमेल करना है, यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर वगैरह वगैरह सेलेक्ट करके सेम कंप्लेंट डालनी है। तो क्या लिखना है ये सब जो है आने वाली किसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन मोटा मोटा यही लिखना है कि मेरा अकाउंट फ्रीज़ हुआ है, तो मुझे जो है बेसिक डिटेल प्रोवाइड की जाए। क्या बेसिक डिटेल? ये डिटेल्स मुझे प्रोवाइड की जाए, ये आपको मेल बना के लिख देना है। अगर यहाँ से आपको रिस्पांस नहीं आता, जैसे रिस्पांस आता उल्टा फुल्टा सा, जैसे 1930 पे कॉल कर लो, नियरेस्ट साइबर सेल चले जाओ, कहो नहीं भाई मेरा अकाउंट तुम्हारे साथ है, तुम्हें ही बताना पड़ेगा, 24 घंटे के अंदर रिप्लाई ना आए, लेवल 2 पे आगे बढ़ा दो। लेवल 2 कहाँ दिखेगा? ये भी आपको यहीं दिखेगा। फिर से दिखाता हूँ, हर बैंक का सेम रहता है, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 तक रहता है। कुछ बैंक्स में लेवल 1 और लेवल 2 होता है, लेकिन जनरली लेवल 3 तक जो है ये रहता है। जैसे लेवल 1 से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, लेवल 2 पे जो है मैटर को जो है आगे बढ़ा दो। इसमें क्या होगा, जो नोडल होगा, जो दिल्ली, फॉर एग्जांपल हम दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली का जो नोडल ऑफिसर होगा उसके पास मेल चला जाएगा कि यार ये बैंक मैनेजर जो है ये तेज़ चल रहा है, ये क्लाइंट्स को जो है कस्टमर्स को परेशान कर रहा है, डिटेल नहीं दे रहा। तो फिर नोडल देखेगा क्या यार ये जेन्युइन कंप्लेंट है, बिकॉज जेन्युइन है यार, आप तो बेसिक डिटेल मांग रहे हो कि लीन लगा है तो मुझे रिमूव कराने के लिए तो चाहिए होगा। 24 घंटे के बाद लेवल 2 पे आगे बढ़ाओ कंप्लेंट को। अगर लेवल 2 पे भी जो है जवाब नहीं आता, यहाँ पर कुछ जगहों पे अगर लेवल 2 पे आपको जवाब नहीं आता, मोस्ट ऑफ द केसेस आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं आता तो लेवल 3 है। लेवल 3 फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये लेवल 3 है। तो लेवल 3 पे आपको मार्क करना है, सेम बात कि लेवल 1 पे पूछा मैंने, लेवल 2 पे पूछा, ये नहीं दिया। अब ये प्रिंसिपल नोडल कौन है, ये पूरे इंडिया का हो जाएगा, उनको जो है ये मार्क होती है, उनकी टीम को जाएगी, फिर पूरा इंडिया का जो हेड है वो चेक करेगा, यार ये गड़बड़ तो कर रहा है, बैंक मैनेजर तो कर रहा है, ये दिल्ली में बैठा हुआ जो नोडल बिठाया हुआ है मैंने, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये आपको प्रॉपर चैनल जो है फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ से भी बाई चांस नहीं आता, प्रिंसिपल नोडल को भी समझ में नहीं आ रही, तो फिर आरबीआई में कंप्लेंट करो। आरबीआई में कोई फ़ायदा नहीं है, अभी बताता हूँ, बिकॉज आरबीआई को एक रटी रटाई स्क्रिप्ट रखी हुई है इन्होंने अपने पास, जो ये भेजते हैं कि हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के रिलेटेड मैटर्स में इन्वॉल्व ही नहीं होते। तो आरबीआई ज़्यादा कुछ करता नहीं है, लेकिन बेसिक कंप्लेंट के लिए आप फिर भी कंप्लेंट फाइल कर दो कि फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर यहाँ से नहीं मिलती है डिटेल, कोई दिक्कत नहीं है, क्या क्या ऑप्शन और हमारे पास है। जैसे ये डिटेल प्रोवाइड नहीं करते तो हमारे पास ऑप्शंस खुल जाते हैं लीगल वाले। सबसे पहले आपको ये यूज़ करना है, इसके बाद लीगल के ऑप्शंस खुल जाते हैं। जैसे ये आपको डिटेल नहीं प्रोवाइड करता, आपको 5 लाख रुपए तक का कंपनसेशन मिल सकता है। कैसे मिलेगा और क्या क्या आप बेनिफिट उठा सकते हो, ये अगर आपको डिटेल शेयर नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले लीगल पॉइंट ऑफ व्यू इसका जानते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैं तो पर्सनली जो करता हूँ, मैं कंज्यूमर केस फाइल कर देता हूँ। कंज्यूमर केस कि मेरा बैंक अकाउंट इनके साथ है, और जो है ये लोग जो है मुझे मेंटली हरास कर रहे हैं, और डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस का टैग लगा के कंज्यूमर केस फाइल हो जाएगा, जिसमें 5 लाख रुपए तक का कंपनसेशन मैं मांगता हूँ जनरली। यहाँ पर क्या होगा, बैंक आएगा कहेगा कि सर हमने इस वजह से नहीं दिया, कोर्ट क्या कहेगा, तुमने दिया कि नहीं दिया बस ये बताओ। दिख रहा है कि मेरा अकाउंट यहाँ पर है, इनकी जिम्मेदारी है मुझे सारी डिटेल प्रोवाइड करनी। तो यहाँ पर जो है आपको मेंटल हरासमेंट और डेफिशिएंसी और सर्विस के लिए आपको जो है कंपनसेशन मिलेगा। सबसे पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम करना है, सिविल सूट फाइल कर दो। फाइल अ सिविल सूट फॉर मैंडेटरी इंजेक्शन इन योर लोकल कोर्ट। किसी भी लोकल कोर्ट में जाओ, जो आपका नियरेस्ट होगा, जो बैंक है आपका उसका जो नियरेस्ट जुरिडिक्शन वाला कोर्ट है वहाँ जाओ, सिविल केस जो है फाइल कर दो। उसमें भी सेम चीज़ आपको मांगनी है, आपको केस तो फाइल करना है, जिस अमाउंट के लिए आपका जो है ये डिटेल जो नहीं दे रहे ना, इसी अमाउंट को जो है आपको प्रेयर में डालना है कि जिस अमाउंट के लिए जो है मेरा अकाउंट फ्रीज़ किया गया है, इस पे जो है मैंडेटरी इंजेक्शन मुझे दे दी जाए, मैंडेटरी एंड परमानेंट इंजेक्शन जो है मुझे दे दी जाए। मतलब ये जो अमाउंट है अब पुलिस वाला कहीं से भी नहीं वापस ले पाएगा। सबसे ईजीएस्ट वे जो है मुझे यही लगता है। ये इसमें बस एक दिक्कत ये होती है कि केस थोड़ा लंबा खिंच जाता है, बिकॉज सिविल केस है तो 2 साल तो मान के चलो कहीं नहीं गए,
2 साल आपके लगने ही लगने हैं, लेकिन आपको जो है इंजंक्शन मिल सकता है अगर आपके पास सारे प्रूफ्स हैं। बिकॉज सबसे पहले बैंक से ही पूछा जाएगा, भाई अब ये डिटेल लेके आओ, ये कोर्ट को नहीं कहेगा ये डिटेल्स मैं नहीं दे रहा। जैसे ये डिटेल आ गई आपके पास, आप वो सारे के सारे रिकॉर्ड निकाल के वहाँ दे दोगे। अब वहाँ पर यही बात प्रूफ होगी कि यार यही लोग जो है मुझे डिटेल नहीं दे रहे थे, और आप इसी बात के लिए सिविल कोर्ट भी आए हो, पैसे को होल्ड कराने भी आए हो। बिकॉज आप प्रूफ जो है बाद में दोगे, लेकिन उससे पहले ये चीज़ तो प्रूफ हो जाएगी कि बैंक ने जो है आपको ये डिटेल नहीं दी थी, बिकॉज आपने ये चारों के चारों स्टेप्स फॉलो किए थे, और इसी के प्रूफ आपने सिविल केस में भी लगाए थे। इसके बाद फाइल अ क्रिमिनल कंप्लेंट। कंप्लेंट कहाँ फाइल करोगे? कंप्लेंट फाइल कर सकते हो यार, सिविल केस तो कर सकते हो, क्रिमिनल कंप्लेंट भी जो है अपने ही डिस्ट्रिक्ट में फाइल कर सकते हो, बिकॉज आपका पैसा है। आर्टिकल 300A के अंदर जो है आपको छूट मिली हुई है कि आपके पैसे के अगेंस्ट में कोई भी खड़ा होके ये नहीं कह सकता कि यार ये पैसा मेरा है। तो उस बात के लिए आपके पास अपना राइट है, जिसने साइबर सेल में कंप्लेंट की उसका अपना राइट है, तो ये राइट आपसे नहीं छीना जा सकता। आई होप इतना समझ में आपको आ गया होगा कि क्रिमिनल कंप्लेंट क्यों फाइल कर सकते हो। बिकॉज आपका पैसा है, आपका राइट है। 300A के अंदर जो है आपको सहूलियत मिली हुई है। आर्टिकल 19 सेक्शन 1 सब क्लॉज जी के अंदर भी आपको जो है अपनी मनपसंद का काम करने का जो है राइट मिला हुआ है। आर्टिकल 21 के अंदर आपको जो है मतलब बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डर के, भय के जीने का जो है अधिकार मिला हुआ है। तो इस वजह से आप प्राइवेट कंप्लेंट अपने डिस्ट्रिक्ट में भी फाइल कर सकते हो। सेम बात के लिए आईओ को पार्टी बनाना ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कहाँ से फ्रीज लगा है, सीधा बैंक को पार्टी बनाओ कि बैंक ने इलीगली फ्रीज किया है, इस पे कंपनसेशन मारो, मेरा अकाउंट डी फ्रीज कराओ। बिकॉज यहाँ पर भी आप सेम ही डॉक्यूमेंट्स लगाने वाले, कौन से? जैसे बैंक को नोटिस होगा, बैंक ये डिटेल लेके आएगा, इसके बाद आप अपने ये केवाईसी के डॉक्यूमेंट वहाँ पर सबमिट करोगे। और उसके अंदर क्या निकलने वाला है? उसके अंदर क्या निकलेगा? ये निकलेगा, जब बैंक लेके आएगा, 99.9% केसेस में एफआईआर ही नहीं होती है, और बिना एफआईआर के अकाउंट फ्रीज करना इलीगल है। ललिता कुमारी की जजमेंट है 2014 की, लैंडमार्क जजमेंट है। हायरार्की में सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है। सुप्रीम कोर्ट में भी अब एक जज बैठता है, 2 बैठते हैं, 3 बैठते हैं, 4 बैठते हैं, 5 बैठते हैं। तो 5 बेंच की जो है जजेस ने जो है ये जजमेंट पास की थी ललिता कुमारी वाली। इसमें कहा गया था जब तक एफआईआर रजिस्टर नहीं होगी, आप तिनका भी इधर से इधर नहीं कर सकते। मतलब अगर ये एच इधर लिखा हुआ है किसी भी फाइल में, तो आप इसको स्पेस भी नहीं लिख सकते हो बिना एफआईआर किए। मोटा मोटा समझने के लिए है। तो मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, ये ब्लैंक पेपर है। ये पेपर पे आप लिखना ही तब स्टार्ट करोगे जब एफआईआर रजिस्टर होगी। अगर आपने इससे पहले कुछ काम कर दिया तो वो इलीगल माना जाएगा। तो ये ललिता कुमारी की जजमेंट में कहा गया था। तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है, 99.9% केसेस में ऐसा ही होता है। आपका अकाउंट फ्रीज होगा जिसमें एफआईआर ही नहीं होती है। और मेरा तो पॉइंट हर कोर्ट में जाते के साथ ही सबसे पहला पॉइंट ही यही होता है, एफआईआर लेके आओ। बिना एफआईआर के आप फ्रीज ही नहीं कर सकते। और वहीं पर जो है आईओ सरेंडर मार देता। आज तक इससे आगे आईओ कभी बढ़ ही नहीं पाया है बेचारा, आज तक नहीं बढ़ पाया है। इन फ्यूचर हो सकता है बढ़ जाए तो अलग बात है, लेकिन आज तक नहीं बढ़ पाया। ये 3 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। चौथा पॉइंट, रिट फाइल करो। रिट में भी सेम ही रहने वाला है, थोड़ा सा स्पीडी ट्रायल हो जाता है क्रिमिनल रिट फाइल करना। सिविल रिट करोगे तो 2-2 3-3 साल भी लग जाते हैं। क्रिमिनल रिट फाइल करोगे तो हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर हाई कोर्ट ही ऑर्डर पास कर दे आपके फेवर में। बिकॉज आप सेम बात लिखोगे कि मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ, मैंने बैंक से ये चारों काम कर दिए, ये सारे आप एज ए एविडेंस लगाओगे। और जैसे ही बैंक आएगा, बैंक क्या लेके आएगा? बैंक फिर से यही डिटेल लेके आएगा। ये डिटेल आप कोर्ट में दिखाओगे। क्या दिखाओगे? ये प्रॉपर केवाईसी वगैरह वगैरह जो जो प्रूफ्स आपके पास है वो आप दिखाओगे। एक बात फिर रखोगे, जैसे ही बैंक आएगा, बैंक के सामने भी सेम बात, आपने फ्रीज कैसे लगाया बिना एफआईआर के? ललिता कुमारी की जजमेंट है, आप इसको जो है फॉलो कर ही नहीं रहे। बैंक पे भी कंपनसेशन फिर लगेगा, हाई कोर्ट भी लगाएगा। अब तक ये काम हुआ है क्या? अभी तक इस वे पे जाने के लिए जो है आप, मैंने भी ट्राई नहीं किया है, बिकॉज केसेस बहुत लिमिटेड हैं। लोग जाना नहीं चाहते इन वेज का यूज़ करने के लिए। मैंने ये फ़ाइल कर लिया, ये फ़ाइल कर लिया, ये फ़ाइल कर लिया, लेकिन इसके लिए मैं नहीं गया हूँ। मैं डायरेक्टली जो है
किसको पार्टी बनाता हूँ मैं? पुलिस वालों को भी पार्टी बना लेता हूँ कि इन फ्यूचर फिर कोर्ट कहेगा यार तुम ये लेके आए, ये नहीं लेके आए। ये वे तब है हमारे पास जब आपको यहाँ से डिटेल नहीं मिल रही तो। लेकिन मैंने आपको एक और तरीका बताऊंगा जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया है कि आप पुलिस से नियरेस्ट साइबर सेल से ही डायरेक्ट ये डिटेल ले सकते हो। तो ये वाला वे मैंने यूज़ नहीं किया, मतलब रिट फाइल की है मैंने। रिट में जो है होप सो 12 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट ही एक प्रॉपर गाइडलाइन इशू कर दे इस मैटर के ऊपर, बिकॉज अगर वो नहीं करता तो हो सकता है मैं पीआईएल में चला जाऊं, बिकॉज इसमें जो मेरे पास डेटा निकल के आया वो बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा है, जो मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा है। तो होप सो अगर 12 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर पास नहीं करता है तो हम पीआईएल में जो है इस मैटर पे जाने वाले हैं। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लीगल ऑप्शन बैंक से रिलेटेड क्या है। अब एक्शन बी क्या होने वाला है हमारा, स्टेप बी हम क्या करने वाले हैं, एक्शन विद अथॉरिटीज़। यहाँ पर तो जो है हमने अपना काम कर दिया, केसेस फाइल कर दिया, कंपनसेशन भी मोटा ले लिया, अकाउंट डिफ्रीज करा दिया। फिर भी बाई चांस मान लेते हैं आपका यहाँ से काम नहीं बनता या केस आपका लंबा चल रहा है, जैसे कंज्यूमर आपका लंबा चल रहा है, सिविल आपका लंबा चल रहा है, ये चलता रहेगा, इसको रोकना मत। यहाँ से आपको 2 साल मैंने बता दिया सिविल में लगेंगे, कंज्यूमर में भी 1 साल कहीं नहीं गया। तो ये आपका चलता रहेगा। तो इसके अलावा आप बैठ घर तो नहीं बैठ सकते, डीफ्रीज तो कराना ही है अकाउंट। तो डीफ्रीज कराने के लिए स्टेप बी क्या रहेगा, एक्शन विद अथॉरिटीज़। अब अथॉरिटीज़ में क्या करना है, सेंड योर रिप्रेजेंटेशन ड्राफ्ट अ फॉर्मल लेटर एक्सप्लेनिंग योर ट्रांजेक्शन, अटैच योर प्रूफ्स। क्या प्रूफ्स, ये जो सबसे ऊपर मैंने बताए थे, ये सारे के सारे आपको एक लेटर बनाना है। लेटर में क्या लिखना है कि ये मेरा अकाउंट है, इस पे फ्रीज़ लगा है और कितने का फ्रीज़ लगा है। जो जो प्रूफ्स आपके पास हैं वो सारे प्रूफ्स आपको लगा के जो है रिप्रेजेंटेशन किसको भेजनी है, ऑफिसर को भेजनी है। अगर ऑफिसर आपके पास डिटेल नहीं है, डिटेल अगर आपके पास नहीं है तो क्या करना है, तो सबसे पहले डिटेल निकलवानी है। यहाँ पर बैंक वाला काम हम कर चुके हैं, अब सेम काम हम आईओ के साथ भी करने वाले हैं। अगर आपके पास डिटेल नहीं है तो सेम काम आप आईओ के साथ भी करोगे। जैसे ही आपके पास डिटेल आ जाएगी, डिटेल आने के बाद आईओ को ईमेल करना है, एसएचओ को। यहाँ पर ईमेल करने पे आपको कोई रिस्पांस नहीं मिलने वाला, मैं अभी बता देता हूँ। रजिस्टर्ड पोस्ट से जो है आपको हार्ड कॉपी साइन करके प्रॉपर हर पेज पे साइन करो, एक लेटर लिखो कि कहाँ से आपके पास पैसा आया है। उसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स है उसको एनेक्स करो, मतलब उसको उस कॉपी के साथ लगाओ, हर पेज पे साइन मारो और रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजो। यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों का, मैं बोलूँगा कि 100 में से 50% लोगों का काम यहीं पर हो जाता है। यहीं पर जो है आपका काम हो जाएगा। साथ में 1-2 लाइन और लिख देना कि अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते तो मैं लीगल एक्शन आपके अगेंस्ट में जो है लूँगा 10 दिन में, 15 दिन में। अगर किसी एडवोकेट से लिखवाओगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ये लाइन चिपकाते हैं, लेकिन अगर आप खुद भी लिख रहे हो तब भी आप ये लाइन मेंशन कर देना कि अगर मुझे जो है पॉजिटिव रिस्पांस विद इन 7 डेज़ और 15 डेज़ नहीं आता तो मैं अपने जो राइट्स हैं उसके लिए कोर्ट जाऊँगा। इसके बाद एक और ऑप्शन आता है गवर्नमेंट पोर्टल्स का, जो कि फ्री है, जैसे पीजी पोर्टल है और सीएम हेल्पलाइन है, वहाँ पर भी कंप्लेंट फाइल करोगे। यहाँ पर क्या होगा, जब आप कंप्लेंट फाइल करोगे तो यहाँ से भी रिस्पांस आता है। 10 में से कहूँगा अलग अलग स्टेट का अलग अलग हिसाब है। जैसे यूपी में मोस्टली रिस्पांस आ जाता है, पंजाब साइड से आ जाता है, और हरियाणा साइड से भी जो है आपको दिख जाएगा रिप्लाई आता हुआ। बहुत सारे स्टेट से रिप्लाई नहीं आता, तो इसमें 10 में से 30% मैं बोलूँगा रिस्पांस आपको दिख जाएगा। तो ये ऑप्शन भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, बिकॉज़ यहाँ पर भी जो है आपका रिप्लाई आता है। इवन गुजरात से भी जो है यहाँ पर रिप्लाई आता है। तो यहाँ पर भी सेम बात कि मेरा अकाउंट फ्रीज़ हुआ है, जो जो प्रूफ्स हैं वो सारे लगा के भेज दो। इसके बाद आरटीआई, चलता फिरता हथियार किसी भी आईओ के लिए। किसी के सर पे पड़ जाए तो वो बेचारा उठ नहीं सकता, उसकी ज़िंदगी झंड करने के लिए जो है आरटीआई सबसे बड़ा हथियार है। किसकी, किसी सरकारी ऑफिसर की। सरकारी ऑफिसर कौन, पुलिस वाला या कोई भी सीनियर अधिकारी है, छोटा अधिकारी, जो मर्जी है, लेकिन सरकारी अधिकारी है तो ये चलता फिरता जो है आइटम बम है। मतलब किसी भी पड़ जाए तो उसकी ज़िंदगी नर्क है। अगर इसका यूज़ करना आप लोग सीख गए और अच्छे से सीख गए तो आप किसी को भी घर बैठे बैठे परेशान कर दोगे। ये इतना ख़तरनाक है कि आपका मैं कहूँगा 70%, 100 में से 70 केस खाली आरटीआई ही सॉल्व करा देगा। और ये जो रजिस्टर्ड पोस्ट है, ये दोनों अगर मिल के अगर हम लोग कॉम्बिनेशन में चलाएं तो 99% केसेस आपके यहीं पर सॉल्व हो जाते हैं। इसलिए मैंने आपको इनिशियली बताया था कि 99% केसेस आपके घर बैठे बैठे हो जाएंगे। इसके लिए आपको बस एक रजिस्टर्ड पोस्ट भेजना है। लेकिन आरटीआई में
तो आजकल ऑनलाइन हो जाती है, रजिस्टर्ड पोस्ट भी नहीं भेजना। कुछ स्टेट्स में फ़र्स्ट अपील के लिए रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना होता है या सेकंड अपील के लिए, बट इनिशियली तो जो है सारे स्टेट्स में जो फर्स्ट जो आरटीआई फाइल होती है वो आपकी घर बैठे बैठे 10 रुपये के अंदर हो जाएगी। इसमें आपको क्या पूछना है, आरटीआई का बेसिकली मकसद होता है हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, और आरटीआई में मांगी गई इन्फॉर्मेशन को कोई भी सरकारी अधिकारी मना नहीं कर सकता अगर उसके पास वो इन्फॉर्मेशन है तो। इसमें आप क्या क्या मांग सकते हो, इसमें आप कुछ भी मांग सकते हो। मतलब लोग इतने वाहियत वाहियत क्वेश्चन आरटीआई के अंदर पूछ लेते हैं, वो तो चलो अलग बात है, लेकिन आप तो अपने काम की चीज़ मांग रहे हो तो वो तो उसको देनी पड़ेगी। जैसे कि क्या, ये जो डिटेल यहाँ पर आपको नहीं मिल रही थी, यहाँ पर आपको क्या क्या नहीं मिल रहा था, यहाँ पर तो खाली आप बैंक से कह रहे थे भाई मुझे ट्रांजेक्शन डिटेल बता दे। आरटीआई में आप पूरी की पूरी कॉपी मांग लो, क्या भाई मुझे पूरी की पूरी कॉपी दे, एनसीआरपी पोर्टल की जो कॉपी होती है जिसके अंदर कितने अकाउंट तूने फ्रीज किए हैं सारे के सारे मुझे दे। उस वो जैसे ही आपके पास आएगी उसके अंदर एक पॉइंट आप नोटिस करना जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है पिछले 3 सालों के अंदर, जब भी कंप्लेंट फाइल होती है 1,000 रुपये की, तो 1,000 रुपये की कंप्लेंट के लिए जनरली 5 से 6 हज़ार रुपये फ्रीज लगाए जाते हैं। ये अब तक अगर किसी ने नोटिस नहीं किया है, कोई एडवोकेट भाई है या किसी बंदे के बहुत सारे अकाउंट फ्रीज हो रखे हैं, तो एनसीआरबी की कॉपी आने के बाद उसमें ये बात आप चेक करना कि 1,000 रुपये के लिए 5 से 6 हज़ार रुपये जनरली फ्रीज होते हैं। और बहुत बार तो जो है ये 10x 20x 30x भी होता है। तो ये आपको कब पता चलेगा, जब आपके पास वो एनसीआरबी की कॉपी आ जाएगी, वो आ गई तो ये हथियार आपका बन गया। इसके बाद तो आईओ कहीं भाग ही नहीं सकता, वो भागे जहाँ भागना है उसको भागे, अब वो बच नहीं सकता। उस पर कॉस्ट जो है इम्पोज होनी है, अगर आप चाहोगे तो डिपार्टमेंटल एक्शन भी होगा, और आप जो है सेंक्शन के लिए अप्लाई कर दो, आईओ की ड्यूटी गई और उसके ऊपर केस भी होगा और वो जेल भी जाएगा। और ये जनरली हर केस में हो रहा है। ये कहाँ से मिलेगा, आरटीआई से। इसके अलावा कहीं से आपको जो है पूरी रिपोर्ट नहीं मिलेगी। आरटीआई में क्या क्या मांगोगे, एनसीआरबी की कॉपी मांग लो, स्टेटस रिपोर्ट मांग लो, ये पूछ लो कि कंप्लेंट अभी भी क्लोज है या एक्टिव है, इसमें कोई एफआईआर हुई है कि नहीं हुई। नहीं होती बिकॉज मेरे पास डेटा है, इसलिए मुझे पता है कि दिल्ली के अंदर मैंने साइबर ईस्ट से डेटा मांगा तो साइबर ईस्ट का डेटा मेरे पास आया कि पिछले 2 साल के अंदर उन्होंने 20,000 कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड की, उसमें से एफआईआर कितने में हुई, सिर्फ 100 के अंदर। तो 0.05% में खाली एफआईआर हो रही है। लेकिन एक जब साइबर कंप्लेंट होती है तो एक साइबर कंप्लेंट के अंदर कितने अकाउंट फ्रीज होते हैं, ऑन एन एवरेज 15 अकाउंट फ्रीज होते हैं। तो ये मान के चलो 99.9% केसेस में तो एफआईआर ही नहीं होगी। और जैसे ही आप आरटीआई में ये रिप्लाई आपके पास आ गया, एनसीआरपी की कॉपी आ गई, अगली आरटीआई लगा दो, इसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट बताओ, या इसी के अंदर जो है आप पहली आरटीआई के अंदर ही जो है सिंपल सा जो है लिख सकते हो कुछ पॉइंट्स, एनसीआरपी कॉपी, एफआईआर हुई है नहीं हुई, मेरा इन्वॉल्वमेंट, स्टेटस रिपोर्ट, अनफ्रीज कराने के लिए क्या करना होगा, आईओ की डिटेल मांग लो, और अनफ्रीज लेटर अगर भेज दिया तो लेटर अटैच करके भेजो। बिकॉज यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आप आरटीआई लगाओगे लंबी चौड़ी, उसके अंदर अगर वो कंप्लेंट क्लोज है उसके बाद भी अगर उसने आपको एनओसी नहीं शेयर किया और आपने वही क्वेश्चन क्रॉस में पूछा हुआ है आरटीआई के अंदर कि अब तक आप अगर कंप्लेंट क्लोज हो चुकी है तो अब तक आपने एनओसी शेयर क्यों नहीं किया, उसका रीज़न दीजिए, वो रीज़न उसको देना पड़ेगा। तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस में उस आरटीआई के अंदर ही जो है जवाब में आपका एनओसी लेटर चिपका के भेज देते हैं। ये कितने केसेस में होगा, ये 10 में से 1 या 2 केसेस में आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन ये डेटा सफिशेंट है इसको आगे बढ़ाने के लिए। जैसे ही आपके पास डेटा आ गया उसके बाद तो आप हायर अथॉरिटीज़ को सेम मेल चिपकाओ, सेम आरटीआई की कॉपी लगाओ, कोर्ट में वो आरटीआई की कॉपी लगाओ, और ह्यूमन राइट्स में जो है सेम आरटीआई की कॉपी लगाओ कि कंप्लेंट क्लोज है, बिना एफआईआर के है। तो ह्यूमन राइट्स वाले भी जो है इनके पीछे पड़ जाएंगे। तो आरटीआई चलता फिरता हथियार है, यहाँ से जो है आप डिटेल बहुत अच्छी कलेक्ट कर सकते हो। और अगर कोई पुलिस वाला देने से मना करता है तो फर्स्ट अपील फाइल करोगे बिकॉज वो मना नहीं कर सकता है। और अगर फर्स्ट अपील में भी मना कर देता है तो फिर जो है सेकंड अपील फाइल होगी, उसमें तो वो चांस ही नहीं है कि मना कर दे बिकॉज आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है, आप इफेक्टेड पार्टी हो इसके अंदर, तो कोई चांस नहीं है मना करने का। तो घर बैठे मोस्ट ऑफ दी स्टेट्स के अंदर जो है घर बैठे ही हो जाता है, फर्स्ट अपील भी हो जाएगी, सेकंड अपील भी हो जाएगी, आपको बस वेट करना है। अब यहाँ पर आरटीआई में कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं, जैसे गुजरात में फ़ाइल करोगे ना,
कमिश्नर को लगाओगे तो कमिश्नर कहेगा हम तो जो है एग्जाम्प्ट है, तो वहाँ पर जो है पीजी पोर्टल काम आ जाता है, वो पीजी पोर्टल से एग्जाम नहीं है। तो इसलिए ये कुछ मेथड्स है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। इसके अलावा हो सकता है कुछ और मेथड हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। अब ये सब कुछ हमने कर लिया, हमें डिटेल भी मिल गई, सब कुछ हो गया, या नहीं भी मिली तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास लीगल एक्शंस क्या है? ये तो नॉर्मल है जो घर बैठे बिना पैसा खर्च किए हो जाएंगे। अब यहाँ पर लीगल ऑप्शंस हमारे पास क्या है? फर्स्ट लीगल ऑप्शन है अप्रोच द मजिस्ट्रेट कोर्ट। जहाँ से भी फ्रीज़ लगा है, जिस भी पुलिस वाले ने फ्रीज़ लगाया है, जैसे कि ये कॉपी मैं आपको दिखाता हूँ, ये दूसरे नंबर पे गुड़गांव से लगा है, पीएस साइबर वेस्ट। गुड़गांव में पुलिस स्टेशन साइबर वेस्ट के नाम से होगा। इसका जो मजिस्ट्रेट होगा वो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। कैसे चेक होता है ये भी चलो मैं इसी वीडियो में दिखा देता हूँ। जैसे गुड़गांव लिखते हैं, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुरुग्राम हो चुका है अभी। ये वेबसाइट खोली, ये स्क्रॉल डाउन करके नीचे की साइड आओगे तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा पुलिस स्टेशन वाइस मजिस्ट्रेट, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिखेगा एनडीपीएस के केसेस, इसके बाद पुलिस स्टेशन, इस पे हमें क्लिक करना है पुलिस स्टेशन पे। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ही दिख जाएगा क्या है, साइबर क्राइम ईस्ट। कौन हैंडल कर रहा है? जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैंडल कर रहा है। हमारा कौन सा था? वेस्ट है, साइबर सेल। एक ये रहा, एक साउथ है, और वेस्ट वाला कहाँ है? वेस्ट वाला कहाँ है? ओके यहीं कहीं होगा साइबर क्राइम। ओके ये रहा वेस्ट वाला, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अभिषेक चौधरी जेएमएफसी। इस तरीके से आप चेक कर लोगे। अब यहाँ पर आपको केस फाइल करना, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अभिषेक चौधरी। क्या फाइल करना है? आपको एप्लीकेशन लगानी है, 503 की लगा दो, 497 की लगा दो, और 107 की, तीनों एक साथ लिख के लगा दो। वैसे तो मिसलेनियस होती हैं ये, बहुत सारी जगहों पे ये सेक्शंस भी नहीं लिखते, बट बेटर है आप लोग जो है इन सेक्शंस के अंदर जो है एप्लीकेशन फ़ाइल करो। यहाँ पर क्या फ़ाइल करना है आपको? सेम कि मेरा अकाउंट फ्रीज़ हुआ है, ये मैंडेटरी है। जैसे ही अकाउंट फ्रीज़ होता है, आईओ को कंसर्न मजिस्ट्रेट को विद इन 7 डेज़ के अंदर जो है इन्फॉर्म करना होता है। तो ये किसने कहा है? क्या ये कहीं लिखा हुआ है? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट की मैंने जो है हायरार्की आपको बताई। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर सेशन कोर्ट है, फिर ये जेएमएफसी वगैरह जो है आ जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में फिर 5 बेंच की जो है, 5 से ज़्यादा जजेस भी एक साथ बैठ जाते हैं। लेकिन एक बेंच से बेटर क्या होगा कि 2 जजेस एक साथ बैठ के अगर जजमेंट देते हैं तो वो ज़्यादा बेटर मानी जाएगी। तो 2 बेंच की जो है एक जजमेंट है, सुंदरबाई अंबालाल देसाई के नाम से जो है, सन 2000 की जजमेंट है। ये सुप्रीम कोर्ट ने सन 2000 में ही समझ लिया था कि इस तरीके के केसेस आने वाले हैं, पैसे से रिलेटेड और भी बहुत सारी डिटेल जो है उसमें बताई गई है। उसके बाद जो है एक इंश्योरेंस से रिलेटेड जजमेंट आया है, फिर एक मंजीत सिंह जो है दिल्ली हाई कोर्ट का इन डिटेल जजमेंट आया, उसमें भी 100 से ज़्यादा जो है पैरा में जो है डिस्क्राइब की गई है सेम बात। क्या कि विद इन 7 डेज़ आईयू को जो है सीजर रिपोर्ट करना होता है मजिस्ट्रेट को। किसको? ये जो मैंने आपको दिखाया, ये जो जेएमएफसी है, विद इन 7 डेज़ जो है उसको रिपोर्ट करना है। और ये जो जेएमएफसी कोर्ट है, यहाँ पर ये जो सर बैठे हुए हैं, ये जो मजिस्ट्रेट जी बैठे हुए हैं, इनको विद इन 30 डेज़, 15 डेज़ का टाइम पीरियड दिया हुआ है कि विद इन 15 डेज़, जो कि एक्सटेंड किया जा सकता है 30 दिन के लिए। 30 दिन मैक्सिमम है, इससे ऊपर आप लोग ये केस नहीं खींचोगे। कौन सा केस? अगर किसी आईओ ने कुछ भी सीज कर दिया है तो वो जो है कितने दिन, 7 दिन के अंदर आईओ को बताना है एमएम को, और एमएम को ऑर्डर पास करना है कितने दिन में? 15 दिन में, और मैक्स टू मैक्स 30 दिन के अंदर। जैसे ही आप ये जजमेंट लगाओगे, 2 से 3 दिन की ही डेट मिला करेगी आपको। आप गए, आपने बताया ये जजमेंट है, वो पढ़ेंगे, उसके बाद जो है आपको डेट ही 2 या 3 दिन की डेट मिलेगी। 3 से 4 डेट के अंदर केस ख़त्म। मतलब आपने मंडे को लगाया, हो सकता है नेक्स्ट मंडे चला जाए। 1 तारीख को केस लगाया तो ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 तारीख तक चलेगा। 2-2 दिन की डेट्स मिलती है जैसे ही आप ये जजमेंट लगाते हो। तो यहाँ पर आपको क्या क्या बताना है इसके अंदर? तो जो है आप लोग सबसे पहला
बिना एफआईआर के ललिता कुमारी की जजमेंट है, दो हाई कोर्ट की जजमेंट है, मद्रास हाई कोर्ट की जहाँ पर विदाउट जो है एफआईआर के सीज़ किया गया था, और मल्टीपल जजमेंट्स है जहाँ पर बिना एफआईआर के कुछ सीज़ ही नहीं कर सकते। तो उन सारी जजमेंट्स का यूज़ करके जो है आप लोग जो है एप्लीकेशन बना सकते हो। मैं मोस्टली ललिता कुमारी लगाता हूँ, और मद्रास हाई कोर्ट की मिस कविता, बी कविता के नाम से है वो लगाता हूँ, एक यासर अराबात करके है वो लगाता हूँ, और आ, सुंदर भाई अम्बरलाल देसाई वाली जो मैंने आपको बताई दी है कि विद इन 30 डेज़ वाली, ये मोस्टली मैं लगाता हूँ। तो इससे ज़्यादा मुझे लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, बिकॉज बिना एफआईआर के फ्रीज करना ही इलीगल है। अगर एफआईआर हो जाती है तो फिर जो है मैं 102 के कंप्लाइंसेस को लेके जाता हूँ कि विद इन 7 डेज इसने क्यों नहीं रिपोर्ट किया। तो फिर उससे रिलेटेड जजमेंट जो है बहुत सारी है, जब आप ढूंढने बैठोगे तो आपको बहुत सारी जजमेंट जो है मिल जाएंगी कि अगर सीज़र जो है रिपोर्ट नहीं किया जाता मजिस्ट्रेट को तो वो जो है इलीगल हो जाता है। तो इस तरीके की जजमेंट जो है फिर आप लगाओगे अगर एफआईआर हो जाती है, लेकिन वो किस्मत आपकी तब होगी 1000 में से एक केस में ऐसा होता है। वो भी जैसे ही आप कोर्ट में केस लगाओगे, आईओ आ जाता है भिन ऐसे मटकता मटकता कि अरे बताओ क्या करना है, 5,000, 10,000, 15,000, 50,000 की बात है, ले दे के ख़त्म करते हैं। तो वो मैटर एफआईआर वाला भी वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मजिस्ट्रेट का समझ में आ गया। इसके बाद प्राइवेट कंप्लेंट सेम क्या करोगे यहाँ पर, इस बार आईओ के ऊपर कंप्लेंट फाइल करनी है आपको। थोड़ा सा रिस्की लगता है, लेकिन अगर आप एक एडवोकेट हो तो डरो मत, अगर आप नॉर्मल पर्सन भी हो तो भी मत डरो, अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया है तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है। तो यहाँ पर आप मजिस्ट्रेट के आगे प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करोगे। ऊपर हमने क्या सीखा था, यहाँ पर हमने सीखा था कि आप जहाँ पर बैंक है वहाँ पर एक प्राइवेट कंप्लेंट जो है आप क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कहाँ पर फाइल करनी है, जहाँ पर आईओ लोकेटेड है। तो जहाँ पर आईओ लोकेटेड है वहाँ पर एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करो आईओ के अगेंस्ट में कि इस बंदे ने 2 साल से 3 साल से 1 महीने से, एक हफ्ता होते के साथ ही जो है आपको चले जाना है। 15 दिन भी हुआ तो कहो 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका है। सुंदरलाल अंबरलाल देसाई की जो जजमेंट है उसका हवाला लेते हुए कि इसने फ्रीज किया हुआ है मेरा अकाउंट, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, इसने आज तक रिपोर्ट नहीं किया है मजिस्ट्रेट को। वैसे तो ये काम है आईओ का, ये आईओ रिपोर्ट कर दे, कोर्ट ऑर्डर कर दे तो ये ऑटोमेटिकली सारा का सारा काम जो है आपका घर बैठे बैठे ही हो जाए। लेकिन इसमें जो है कोई रूल्स को फॉलो करने को तैयार ही नहीं है, तो इस वजह से जो है एडवोकेट्स का काम बढ़ रहा है, और जो अच्छे एडवोकेट्स हैं वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और जो अच्छे समझदार लोग हैं जिन लोगों का अकाउंट फ्रीज़ हो रखा है वो भी जो है इसका यूज़ करके जो है अपना अकाउंट बहुत इजीली जो है डिफ्रीज़ करा ले रहे हैं। तो प्राइवेट कंप्लेंट करनी है आईओ के अगेंस्ट में, कंपनसेशन मांगना है आईओ से ही। किसके लिए, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के लिए, बिकॉज आपका अकाउंट जो है इलीगली डिफ्रीज करके रखा हुआ है। अगर एफआईआर नहीं हुई है तो क्लियरली हो जाएगा। बिकॉज इसमें पता हूँ एक और बात होती है जो आप देखोगे, ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पे ज़्यादा एडवोकेट्स को ज़्यादा समझ में आएगी कि जैसे ही फ्रीज लगा 20 तारीख को, अब एफआईआर हो रही है अगली मंथ की 20 तारीख को या उसी मंथ की 30 तारीख को, इवन 21 तारीख को भी हो रही है, तब भी वो इलीगल ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ललिता कुमारी की जजमेंट है जिसमें कहा गया है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी परमिसिबल ही नहीं है। ये कोरा कागज है, ये कोरा कागज है, इसको आप स्टार्ट ही लिखना तब करोगे जब यहाँ पर एफआईआर लिखा होगा। अगर यहाँ पर एफआईआर नहीं है तो आप इस पर कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे ही उसने फ्रीज लगाया, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, तो वो इलीगल बन जाता है। तो इसमें जो है वो बेचारा बच ही नहीं सकता, और हर केस में यही हो रहा है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि 99% केसेस आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। बार बार सेम बात रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ में ना आ रही हो, आपके सर के ऊपर से जा रही हो। बहुत सारी बातें एडवोकेट भाइयों को समझ में आने वाली हैं, बहुत सारी बातें आप लोगों को भी समझ में आने वाली हैं। मोटी मोटी तो ये चीज़ तो समझ में आई जाएगी कि प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हो, वहाँ जाके प्राइवेट कंप्लेंट बोलोगे, ये वीडियो दिखाओगे, उसको समझ आ जाएगी एडवोकेट को। इसके बाद अगला ऑप्शन फिर से हाई कोर्ट। कौन सा हाई कोर्ट? जहाँ से अकाउंट फ्रीज़ हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं बैठा हूँ दिल्ली, मेरा अकाउंट फ्रीज़ हुआ मुंबई से, तो मैं कहाँ लगाऊंगा? महाराष्ट्र हाई कोर्ट जो है, जो भी हाई कोर्ट बनेगा वहाँ का, वहाँ मैं फ़ाइल करूँगा। क्या मैं दिल्ली में ना कर दूँ? इससे अच्छा दिल्ली में भी कर सकता हूँ, बट दिल्ली कोर्ट जो है प्राइमरली ये कहेगा आपको कि यार यहाँ फ़ाइल मत करो, बिकॉज हमारे पास डायरेक्ट जो है जुरिडिक्शन नहीं है उस स्टेट को कंट्रोल करने की। मतलब
और जो है मेंटेनेबिलिटी के ऊपर जो है बात आपकी उठाने वाला है। ऐसा नहीं है आपका हो जाएगा, एक डेट और लगेगी। अगर आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली से आपका अकाउंट मुंबई से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ तो दिल्ली में केस फाइल कर सकते हो, लेकिन उसमें एक डेट आपकी एक्स्ट्रा चली जाती है। और अगर कोई एडवोकेट बहुत समझदार नहीं है 226 के अंदर, आर्टिकल 226 के अंदर, जिसमें कि समझाना पड़ता है कोर्ट को कि दिल्ली हाई कोर्ट के पास भी पावर है, तो वो जो है केस भी आपका उड़ सकता है। तो इसलिए बेटर है कि आप सीधा महाराष्ट्र जाओ, केस फाइल करो, अगली डेट पे आईओ आपके सामने हाजिर हो रखा होगा। सेम बातें, फिर कौन सी बातें, फिर दोहराता हूँ, बिना एफआईआर के फ्रीज़ किया, मजिस्ट्रेट को आज तक नहीं बताया। और जैसे ही एनसीआरपी की कंप्लेंट आएगी उसके अंदर देखो, 1,000 रुपये की कंप्लेंट के लिए 6,000 रुपये फ्रीज़ किए हैं। कितने अकाउंट, 15 अकाउंट फ्रीज़ किए हैं। तो ये मल्टीपल चीज़ें जब क्लब होती हैं तो आईओ भागता है। जैसे ही आप अपने फाइल ही सबमिट करोगे ना हाई कोर्ट के अंदर, सेम, तो जो है मैंने तो देख लिए हैं केसेस जहाँ पर ना तो स्टेट पीपी जो है खड़ा हो पाता है, ना तो सेशन में खड़ा हो पाएगा, ना हाई कोर्ट में खड़े हो पाते हैं। बिकॉज आप इस चीज़ को लीगली चैलेंज ही नहीं कर सकते कि बिना एफआईआर के आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन कर दी। आपने जो है एक, किसी ने कॉल किया 1930 पे और उसके लिए आपने 15 अकाउंट 16 अकाउंट फ्रीज कर दिए। 1,000 की कंप्लेंट थी जिसके लिए आपने जो है 6,000 7,000 रुपये फ्रीज कर दिए। तो ये बात जो है पीपी जस्टिफाई ही नहीं कर पाएगा। क्या कहेगा, अरे सर वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकालना चाह रहे थे, ये बोलेगा। उसको अपनी जॉब प्यारी है बेचारे को। तो वो इन बातों को जो है जस्टिफाई नहीं कर पाते, या इधर उधर की बातें घुमाने की कोशिश करते हैं, फिर इधर उधर की जो है लेके आ जाएंगे, इस हाई कोर्ट ने ये कहा है, उस हाई कोर्ट ने ये कहा है। लेकिन मोटा मोटा अगर आप इन बातों को क्लब कर दोगे, कौन कौन सी बातें, फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, बिना एफआईआर के अकाउंट फ्रीज करना इलीगल है। और इसके बाद जब आप एनसीआरपी की पोर्टल की कंप्लेंट देखोगे तो उसमें दिखेगा कि आपका अकाउंट जो फ्रीज़ हुआ है वो कौन से लेयर पे, आप प्राइमरी अक्यूज नहीं हो। 1,000 रुपये के लिए 6,000 रुपये फ्रीज़ कर दिए गए हैं। और भी बहुत सारी बातें होती हैं जो कि एक सेपरेट वीडियो में बना के जो है उसमें डिस्क्राइब कर दूंगा। कोई एक 2-3 केसेस में पकड़ के जो है ना, उन केसेस में क्या हुआ तो वो ही जो है मैं आपको सीधा सीधा बता दूंगा। तो वो आप कर सकते हो। तो डायरेक्ट जुरिडिक्शन जिस कोर्ट का है वहाँ पर आप क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल करो, रीड विद सेक्शन 528। क्रिमिनल रिट पिटीशन करनी क्यों है? बिकॉज क्रिमिनल रिट पिटीशन थोड़ी सी फास्ट एग्जीक्यूट होती है, थोड़ी सी जल्दी जो है ख़त्म होती है, 2 से 3 महीने के अंदर ख़त्म हो जाती है। अगर छोटा सा केस है, जैसे ये केस है अकाउंट डी फ्रीज वाला, मिसलेनियस केस है, छोटा सा केस है, ये आपका विद इन, अगर कोर्ट को समझ आ गया तो 1 हफ्ते के अंदर भी उड़ा देगा। बिकॉज यहाँ पर शायद तमिलनाडु है जहाँ पर इस तरीके के मैटर्स में सिर्फ पहली डेट पे ही केस उड़ा देते हैं। मतलब पहली डेट लगती है और पहली डेट पे ही कहते हैं अकाउंट डिफ्रीज कर देना, अगर पुलिस वाला नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को विद इन 2 मंथ नहीं बताता तो ऑटोमेटिकली पहली डेट पे ही वो केस डिस्पोज ऑफ हो जाता है। तो ये केसेस बहुत लंबे नहीं चलते क्रिमिनल रिट पिटीशन। इसलिए सिविल करोगे तो सिविल में आपका पहली डेट पे तो नंबर आ जाएगा, दूसरी डेट नंबर आए ना आए, बिकॉज एक एक दिन में 150 केस लगे होते हैं। तो इसलिए क्रिमिनल रिट पिटीशन आपको फाइल करनी है। चौथा ऑप्शन, रिट इन योर स्टेट। आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में केस फाइल करना चाहते हो, कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे मेंटेनेबिलिटी का पूछ लिया जाएगा। अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए तो आपकी पटिशन उड़ा दी जाएगी, या फिर आपका एडवोकेट बहुत ज़्यादा दमदार नहीं है तब भी उड़ा दी जाएगी। मेरी भी उड़ी है, ऐसा नहीं है मेरी नहीं उड़ी। बिकॉज जाके समझा पाना हर जस्टिस को इतना आसान नहीं होता। आप समझाने जाओगे वो कहेंगे मैं सुन ही नहीं रहा, उड़ा देंगे। वो कहेंगे कि आप जो है सीधा मुंबई हाई कोर्ट जाओ या महाराष्ट्र हाई कोर्ट जाओ, वहाँ पर जो है आपका डायरेक्ट सुपरविज़न है। तो वो कहीं ना कहीं सही भी कहते हैं, लेकिन अगर आप एक बढ़िया एडवोकेट हो तो थोड़ा सा जजमेंट्स के ऊपर बहस करके जो है ये केस एक्सेप्ट करा सकते हो। और कैसे कराओगे, इसमें आपको बताना पड़ेगा पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन जो है कहाँ अराइज हुआ है, वो दिल्ली में हुआ। आप दिल्ली के रहने वाले हो, आपका बैंक अकाउंट दिल्ली में है, फ्रीज दिल्ली में लगा है। जितने भी फ्रीज से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो सारी की सारी दिल्ली के अंदर हो रही है, महाराष्ट्र से आपका कोई लेना देना नहीं है। तो ये आपको बताना पड़ेगा। इससे रिलेटेड 2 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, वो आप ढूंढ लेना, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो उसका यूज़ करके जो है आप
बहुत इजीली जो है डेली के अंदर भी केस एक्सेप्ट करा सकते हो। तो पहली डेट लगेगी जिसमें आप मेंटेनेबिलिटी पे डिस्कस करोगे, और दूसरी डेट पे फिर जो है केस एक्सेप्ट होने के बाद हो सकता है मेंटेनेबिलिटी पे डिस्कस होने के बाद नोटिस इशू होगा, और फिर सेकंड डेट पे आपका अकाउंट ही फ्रीज हो जाएगा। अगर आप खाली इन्हीं पॉइंट्स पे डिस्कस करते हो जो मैंने बताया, फिर से बता देता हूँ, बिना एफआईआर के फ्रीज करना इलीगल है। ठीक है, प्राइमरी तो सबसे बड़ा टॉपिक ही ये है। तो इस टॉपिक पे जैसे ही आप डिस्कस करोगे आपका अकाउंट जो है बहुत इजीली जो है डिफ्रीज हो जाएगा। 99% केसेस जो है ऊपर वाले सिनेरियो के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। अब एक सिनेरियो आ जाता है, अगर आपके अकाउंट पे एफआईआर हो गई है फिर क्या करोगे। अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे कि यार बिना एफआईआर के, बिना एफआईआर के, बिना एफआईआर के। अब एफआईआर हो गई, अब बताओ। इफ़ द अबव स्टेप फेल्स, अ लॉ इज़ योर फाइनल वेपन। उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। अब आपको मैदान में उतरना ही पड़ेगा। अगर आपके अगेंस्ट में एफआईआर हो गई है या फिर आपको चार्जशीट में नाम चढ़ा दिया है, आपके अगेंस्ट में अक्यूज, प्राइमरी अक्यूज आप नहीं थे लेकिन चार्जशीट में आपका नाम भी चढ़ा दिया, बिकॉज पैसा तो आपके अकाउंट में भी आया, प्रोसीड ऑफ क्राइम का पैसा जो है आपके अकाउंट में आया, तो हो सकता है वो आपका नाम उसके अंदर चढ़ा दें। तो क्या करना है, सिनेरियो 1 क्या होगा, एफआईआर इज रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, मतलब चार्जशीट में आपका नाम है। गेट अ कॉपी, अप्लाई फॉर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एफआईआर एंड एनसीआरपी पोर्टल रिपोर्ट, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि ये तो मस्ट है, ये आपका चलता फिरता हथियार है। ये जैसे ही आता है आईओ पीछे भागता है, कहता है मैंने फ्रीज ही नहीं लगाया। उधर से आप एनसीआरपी से पूछोगे, एनसीआरपी की मल्टीपल जजमेंट्स है जहाँ पर वो एनसीआरपी पीछे भागता है कि मैं फ्रीज ही नहीं लगाता, आईओ लगाता है। तो जैसे ही आपके पास ये रिपोर्ट आएगी, इसमें आपको दिख जाएगा कि इसने कितना अमाउंट फ्रीज किया है, किस किस टाइम पे फ्रीज किया है। तो यहाँ पर ये होने के बाद जो है आपके फेवर में गेम आ जाता है। तो ये रिपोर्ट आपको चाहिए ही चाहिए, एफआईआर तो चाहिए, ये मस्ट है। इससे ज़्यादा ज़रूरी है एनसीआरपी पोर्टल की रिपोर्ट है। अब इसके बाद क्या है, चेक स्टेटस। स्टेटस चेक करो, क्या चेक करना है, चार्जशीट फाइल हुई है कि नहीं। चार्जशीट क्या होती है, जब भी कोई एफआईआर रजिस्टर होती है तो आईओ को टाइम मिलता है 60 दिन का और 90 दिन का, कि आपको 60 दिन का टाइम दिया जा रहा है, इसको इन्वेस्टिगेट करो, और जितने भी क्रिमिनल्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जितने भी एक्यूज्ड इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, वो सारे के सारे एक फ़ाइल बना के लेके आओ, और वो फाइल करो कोर्ट के अंदर, वो मजिस्ट्रेट के सामने फाइल होती है। तो ये चेक कीजिए कि चार्जशीट फाइल हुई है कि नहीं हुई। इसके बाद एक्शन क्या लेना है, एक्शन आपको प्राइमरी एक्शन लेना है एंटीसिपेटरी बेल। जैसे ही पता चले एफआईआर हो गई है, एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर दो। बेकार में जेल जाओगे 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, अगर लाइफ में आज तक नहीं गए हो तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस आपका हो जाएगा। पूरी मतलब आप, वो एक्सेप्टेबल नहीं आपके लिए होगा। आपकी अगर रेपो है, रेपुटेशन है सोसाइटी में, और कोई पुलिस वाला आए और आपको पकड़ के ले जाए, तो बेटर है कि आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए जो है अप्लाई कर दो। इसके बाद अप्लाई करने के बाद क्या करना है, क्वेशिंग ऑफ एफआईआर। ये क्या है, ये हमने ऊपर डिस्कस किया, ये 428 पीएनएसएस के अंदर जो है ये जाता है, और क्वेशिंग के लिए जो है आप हाई कोर्ट में फ़ाइल लगाओगे। क्वेशिंग किस बेसिस पे, या फिर जो है पार्शियली क्वेशिंग के लिए जाओगे कि मेरा नाम इस एफआईआर से हटाया जाए। क्यों हटाया जाए, बिकॉज मैं एक बोनाफाइड ट्रेडर हूँ, मेरे पास ये सारी डिटेल्स हैं, ये सारी डिटेल्स मेरे पास हैं। इसलिए मैं आपको बार बार ऊपर ले जा के दिखा रहा हूँ कि ये डिटेल्स तो आपको चाहिए ही चाहिए होंगी हर केस के अंदर। तो ये सारी डिटेल्स आप लगाओगे, एनसीआरपी का लगाओगे, उसमें देखोगे कितना फ्रीज अमाउंट है, 1000 रुपये पे 6000 तो नहीं किया, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में मिलेगा आपको। 10 में से 9 केसेस में ये देखने को मिलेगा कि 1000 रुपये के लिए 6000 रुपये फ्रीज हो रखा होता है। तो जैसे ही कुछ आपने पॉइंट्स पकड़ लिए, वहीं हथौड़ा मारो, गेम ख़त्म। यहाँ एफआईआर का पॉइंट आप नहीं उठा पाओगे, बिकॉज एफआईआर इसमें हो रखी है। ललिता कुमारी वाली जजमेंट यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ पर ये तब चल जाएगी अगर आपका फ्रीज लगा है 20 तारीख को और एफआईआर हो गई आपकी 21 तारीख को। तो ये एक दिन बाद क्यों एफआईआर हुई है, बिकॉज एक दिन पहले आप ये फ्रीज लगा ही नहीं सकते थे, तो वहाँ पर जो है आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आपको एनसीआरबी पोर्टल की रिपोर्ट से देखने को मिलेंगी। अगर एफआईआर हो रखी है तो चेक करो फ्रीज कब लगा है और एफआईआर कब हुई है, सीजर मेमो में है कि नहीं है आपकी डिटेल, और जितने भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट आप आईओ से मांग सकते हो उस केस के रिलेटेड सब मांग लो। कैसे मांगने हैं, आरटीआई के थ्रू लगाओ, आरटीआई मांगो, जो जो डिटेल चाहिए सारी आरटीआई के अंदर जो है आप मांग सकते हो।
इसके बाद अप्लाई फॉर डिस्चार्ज एप्लीकेशन टू गेट योर नेम रिमूव फ्रॉम एफआईआर, ये जो है मजिस्ट्रेट के आगे लगेगी डिस्चार्ज एप्लीकेशन। तो इसमें भी जो है आपको एक एप्लीकेशन लगानी कि मेरा नाम इससे हटाया जाए, मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज अगर आप नहीं अपना नाम हटाओगे तो हर पेशी पे आपको जो है कोर्ट जाना पड़ सकता है। अब जो है आरटीआई लिखनी है आईओ को, एसएचओ को, कमिश्नर टू गेट एज मैनी डिटेल एज पॉसिबल फ्रॉम दैम। मोस्टली डिटेल्स तो यही रहने वाली है, एनसीईआरपी की रहने वाली है, या जो जो आप रेलेवेंट आपको लग रहा है कि ये रेलेवेंट डिटेल है, मौका नक्शा मांग लो, या जो जो क्रिमिनल केस के अंदर रहता है, ये एक एडवोकेट ज़्यादा अच्छे से जानता है। तो अगर ये वाला सिनेरियो आ चुका है तो एक एफआईआर के अंदर जो जो रेलेवेंट चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी आप जो है मांग लो, सीजर मेमो से लेके रोज नामचा और डेली डायरी एंट्री से लेके, मतलब जितनी डिटेल आईओ के पास है वो सब मांग लो, एसएचओ की भी मांग लो। इवन वहाँ का मैं तो कहूँगा आप आरटीए के अंदर वहाँ की वीडियो रिकॉर्डिंग मांग लो उस दिन की, जिस दिन ये कंप्लेनेंट था वहाँ पर, क्या ये कंप्लेनेंट सच में पुलिस स्टेशन आया था, कंप्लेंट कहाँ पर फाइल हुई थी, जितनी डिटेल आप मांग सकते हो जो आपकी काम की हो सकती है वो सारी की सारी आप आरटीए के थ्रू मांगो। बाकी ये डिटेल आप क्रॉस में भी जो है आपके काम आएंगी, और क्रॉस करते वक्त भी ये सारी डिटेल जो है आप मांग सकते हो। क्रॉस वगैरह क्या है ये एडवोकेट्स को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ही कोर्ट में केस चला जाता है तो आप, ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली जो है एक्यूज मान के सीधा जेल के अंदर डाला जाता है। आपका एडवोकेट जो है आपके बिहाफ पे आईओ से क्वेश्चंस करता है, तो उसको क्रॉस कहा जाता है। तो क्रॉस में भी जो है बहुत सारी बातें जो है निकल के आ जाती हैं। इसके बाद सिनेरियो 2 है, पुलिस या बैंक जो है रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। फिर वही आएगा मजिस्ट्रेट के आगे जो है 50349710 की जो है एप्लीकेशन जो है आप लगाओ फॉर रिलीज ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, और सेम जो है आरटीआई जो है आप फिर से आईओ को लगाओ, एसएचओ को लगाओ, कमिश्नर को लगाओ कि मेरा जो अकाउंट है ये जो फ्रीज हो रखा है, चाहे एफआईआर हो रखी है चाहे नहीं हो रखी है, अगर हो रखी है तब भी ये सिचुएशन कौन सी है जब ना तो बैंक कोई एक्शन ले रहा ना आईओ कोई एक्शन ले रहा, एफआईआर के बाद भी। यहाँ पर क्या था कि एक्शन लिया जा रहा है, आपका नाम डाल दिया है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। तब जो है आप मजिस्ट्रेट के आगे एप्लीकेशन लगाओ, सेम बातें रखो, ये पैसा यहाँ से आया यहाँ से आया, सेम बातें बार बार आपको दोहरानी है हर जगह पे हर सिचुएशन पे। और सिचुएशंस अलग अलग हैं लेकिन रेमेडी सेम है। आप ये चीज़ चेक कर रहे होंगे ऊपर से लेकर नीचे तक हम आ चुके हैं, हर जगह पे रेमेडी आपको सेम देखने को मिलने वाली है। उसके बाद आरटीआई लगानी है सेम बात को लेके कि अकाउंट डिफ्रीज क्यों नहीं किया, ये जब मजिस्ट्रेट को 7 डेज़ के अंदर बताना था तो क्यों नहीं बताया है। और यही बातें जो है हाई कोर्ट में भी जो है चलेंगी जब क्वेश्चन के लिए जाओगे कि जब मजिस्ट्रेट को 7 डेज़ के अंदर बताना था तो क्यों नहीं बताया। 106 जो है इसका सबसेक्शन 2 कहता है ये मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है कि आईओ इससे भाग लेगा कि यार मैं नहीं बता रहा, मैंने सीज कर दिया, मैं अपने घर पे ये पैसा रखूँगा, नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, लॉ परमिट ही नहीं करता। तो ये सारी बातें जब कोर्ट के सामने आती हैं, जब क्रॉस में पूछी जाती हैं, तो आईओ वहाँ पर फंसता है कि क्यों नहीं बताया, 2 साल क्यों नहीं बताया, 1 साल क्यों नहीं बताया, इवन 7 दिन से ऊपर एक भी दिन निकल जाए तब भी बताना जो है उसको भारी पड़ जाता है कि पिछले 7 दिन से तूने क्यों नहीं बताया। तो इन डिटेल जब उससे रिप्लाई मांगा जाता है तब वो बहुत सारी चीज़ों में फंस जाता है, और वहाँ पर जो है आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है और आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अब इसके बाद जो है ऑफेंस किसने किया है, होल्डिंग द ऑफिसर अकाउंटेबल। ऑफेंस अगर आपको लग रहा है यार आपके साथ हुआ है तो अकाउंटेबल किसी को तो ठहराओगे यार, आप तो एक निर्दोष इंसान थे, आपका कोई लेना देना नहीं था, आपका अकाउंट पे मतलब में फ्रीज कर दिया गया। तो अब क्या किया जाए, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये जो है पॉइंट 4 है। बिकॉज इसमें जो है सिंपली मैंने यही बातों को ध्यान रखा है कि यार इतना बंदा निकल के गया ये सारे पॉइंट से होता हुआ, ये हर किसी को जाना पड़ेगा। ये मैंने पूरा का पूरा चिट्ठा इसके अंदर दे दिया है। तो ये इतना स्ट्रगलिंग होता है ना ये टाइम, कि बंदे का दिमाग में कुछ और चल ही नहीं रहा होता, बस यही डर लगा रहता है यार कभी पुलिस तो नहीं आ जाएगी। इवन अगर एक बार कॉल भी आ गया ना आई होगा तब भी आपकी हालत बुरी हो रखी होगी। तो जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाए उसके बाद यार किसी को तो अकाउंटेबल ठहराओगे। आप किस किस को अकाउंटेबल ठहराओगे, आईओ को सबसे पहले। अगर
आप अकाउंटेबल ठहरा रहे हो, बिकॉज सबसे ऊपर यहाँ पर हम बात कर चुके हैं बैंक को अकाउंटेबल ठहराने की। तो यहाँ पर हम क्या क्या रेमेडी बैंक के लिए यूज़ कर सकते हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं आईओ को किस तरीके से हम ले सकते हैं अंटे में। जब ये सारा का सारा काम हो जाए, आप निकल चुके हो केस से बाहर, सबसे पहले अप्लाई फॉर सैंक्शंस। इसमें क्या होता है, किसी भी सरकारी अधिकारी को, अगर आपके किसी भी सरकारी अधिकारी के अगेंस्ट में केस फाइल करना है तो आपको जो है सैंक्शन लेना पड़ता है। अदरवाइज़ जो है आप वो जो है एक सेक्शन का यूज़ करके जो है अपने आप को बचा लेता है। तो उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए आपको अप्लाई फॉर सैंक्शन कर ही दो। सैंक्शन से दो बेनिफिट हो जाएंगे, एक तो जो है उसके ऊपर प्रेशर बन जाएगा। ये आप इनिशियली भी कर सकते हो, जैसे आपका अकाउंट फ्रीज हो उस टाइम पे भी कर सकते हो, जैसे आईओ की डिटेल आ जाए उस टाइम पे भी कर सकते हो, या फर्दर स्टेजेस में भी जो है आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो है आप क्या बोलते हो कि मुझे जो है सैंक्शन दिया जाए कि मैं आपका ये जो आईओ है, जो सरकारी अधिकारी है, इसको कोर्ट में लेके जाना चाहता हूँ, और इसने जो इलीगल एक्ट किया है, इलीगली मेरा अकाउंट फ्रीज किया था, उसके लिए मैं जो है इस पे रिलेवेंट सेक्शंस के अंदर जो है क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करना चाहता हूँ। तो ये सैंक्शन जैसे ही लगाओगे, ये सीनियर्स को लगता है, तो सीनियर उसकी इन्वेस्टिगेशन कराने बैठ जाता है उस आईओ की। तो बहुत सारे केसेस में आपको सैंक्शन मिलता है, बहुत सारे केसेस में नहीं मिलता। अगर नहीं मिलता तो 120 दिन के बाद वो माना जाता है कि ये एक्सेप्ट किया जा चुका है, इसलिए उन्होंने अब तक इसको रिजेक्ट नहीं किया। प्राइवेट कंप्लेंट जो है साथ के साथ फाइल कर दो। उसमें भी जो है आप सेम ही बातें जो है करो, कहोगे कि हरासमेंट के लिए, एक्सटॉर्शन के लिए और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के लिए जो है इस आईओ को जो है अकाउंटेबल ठहराया जाए। और क्या मांग सकते हो जो है इसके ऊपर, ये जो एप्लीकेबल सेक्शन होंगे इसके तहत जितनी भी सज़ा होगी वो आईओ को जो है करनी पड़ेगी। आईओ उस टाइम पे आके ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने तो फ्रीज़ लगाया ही नहीं था। तो फ्रीज़ नहीं लगाया था तो अनफ्रीज़ भी नहीं किया था आईओ ने। तो ये सारे सेक्शन जो है एप्लीकेबल होते हैं आईओ के ऊपर भी। इसके बाद जो है सिविल सूट जो है आप फाइल कर सकते हो। ये तो जो है आप अपने स्टेट में भी फाइल कर सकते हो। इसमें जो है आप बैंक को भी पार्टी बना सकते हो, जो कि मैंने ऊपर बताया था। यहाँ पर आप आईओ को भी पार्टी बना सकते हो, बिकॉज आईओ के एक्शन की वजह से आपका अकाउंट जो है फ्रीज़ हो गया। उसने बिना एफआईआर के फ्रीज़ कर दिया, बिना मुझे एक्यूज बनाए फ्रीज़ कर दिया। एक्स वाई जी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो सिविल सूट जब आप फाइल करोगे तो वो आप आईओ के अगेंस्ट में फाइल कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, डैमेजेस के लिए जो है आप जा सकते हो, मैंडेटरी इंजेक्शन के लिए जा सकते हो कि जो पैसा है वो मेरा ही रहने वाला है, इस पे कोई हाथ नहीं डालेगा। और डैमेजेस के लिए जाओगे जो फाइनेंशियल लॉस या मेंटल हरासमेंट आपको हुई है, उसके लिए जो है आप डैमेजेस में जो है केस फाइल करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर पुलिस वाले जो है इनको अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है। यहाँ पर आप कहाँ फाइल कर सकते हो, आप अपने स्टेट में भी फाइल कर सकते हो, या फिर जहाँ पर आईओ है पोस्टेड वहाँ पर भी कर सकते हो। बेटर है आप अपने स्टेट में करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शंस हमारे पास है। इसके बाद लास्ट टाइमलाइन लोग पूछते हैं बहुत ज़्यादा, कितना टाइम लगेगा एक अकाउंट को डीफ्रीज होने के लिए। सिंपल लीन रिमूवल कैन टेक अ फ्यू आवर टू 1 वीक इफ़ आईओ इज़ कोऑपरेटिव। जैसे कि ये कंप्लेंट है, इसमें आईओ के नंबर दिए हो, मैंने कॉल किया, मैंने कहा ये मेरा अकाउंट है, वो कहेगा अच्छा अच्छा कंप्लेंट तो क्लोज़ हो चुकी है, मैं आप एनओसी भेज रहा हूँ। तो ये कितनी देर में हो गया, ये कुछ घंटों के अंदर हो सकता है, और कुछ दिनों के अंदर, और कुछ हफ्तों के अंदर हो सकता है, अगर आईओ जो है आपके साथ अच्छे से बातचीत कर रहा है। अगर कोर्ट की बात करें तो 1 से 2 महीने का टाइम लगता है। 1 महीने की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, बट वर्कलोड की वजह से ये 1 महीने से ज़्यादा भी जा सकता है, जो कि 2 महीने भी हो सकता है। बट इससे लंबा ये चलता नहीं है, बिकॉज मिसलेनियस एप्लीकेशन है। तो बहुत लंबा केस आपका नहीं जाने वाला अगर आप अकाउंट डिफ्रीज कराना चाहते हो। और कंक्लूजन में यही कहूँगा, पेशेंस इज़ अ की बट साइलेंस इज़ डेंजरस, कीप फॉलोइंग। ठीक है दोस्तों, आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी यही है कि पेशेंस जो है इसके अंदर जो है, धैर्य आपका जो है ज़रूरी है। लेकिन बिल्कुल शांत हो जाना, शांत बैठ जाना, ये सॉल्यूशन नहीं है। बिकॉज बिना आप अकाउंट का लीन हटवाए कभी अकाउंट क्लोज़ नहीं कर पाओगे। आपके मरने के बाद भी वो अकाउंट आपका क्लोज़ नहीं हो सकता। ये सोचो, आप अभी हो सकता है 30 के हो, 40 के हो, 50 के हो, 60 के हो, अगर आप मर गए उसके बाद भी वो अकाउंट आपका क्लोज़ नहीं होगा। क्लोज़ कराने के लिए आपको एनओसी लगेगी ही लगेगी।
तो बेटर है कि इस चीज़ को आप सॉल्व कीजिए। तरीके मैंने बता दिए हैं, बाकी आने वाली वीडियोस में इन डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे, हर टॉपिक को इन डिटेल लेके जाएंगे। कंप्लेंट्स कैसे फाइल करते हैं, बैंक से कैसे टैकल करते हैं, आईओ से कैसे टैकल करते हैं, और बैक टू बैक आरटीआई कैसे लगाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कैसे लगाते हैं। तो ये सब जो है आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।